नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं अपने 30 क्वेश्चन का सेट लेके पर्यावरण का। ये सेट टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य वो सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं जहां पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न आते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास बात ये भी है कि ये प्रश्न प्रायः रिपीट हुआ करते हैं, इसलिए बच्चे जब इन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में यही क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ एक बड़ी खासियत होती है कि जब आप कोई सेट डिस्कस करते हैं तो उसमें एक ही प्रश्न के साथ कई अन्य प्रश्नों का भी जवाब मिल जाता है। इसलिए पढ़ते समय आप बेहद गंभीरता दिखाएं, जिससे कि आपके दिमाग में प्रश्न पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से जीव जंतुओं के आवास होते हैं। इन्होंने कहा जीव जंतुओं के आवास कहाँ होते हैं? स्थल में, जल में, वायु में, उपरोक्त सभी में। यहाँ जो वायु में शब्द है इसका मतलब इनका ये है पेड़ पौधों से। तो अगर जीव जंतुओं के आवास की बात करें तो उपरोक्त सभी में होता है। इस प्रश्न का जवाब है फोर्थ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है? यहाँ लिखा है सूर्य का भ्रमण चक्र, ग्रह स्वच्छता, वायु की दशा, उपरोक्त सभी। तो एक अच्छे आवास निर्माण आमुख को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, इसलिए इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब बढ़ते हैं क्वेश्चन आता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो जब हम लोग देखते हैं कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा है, उसके नाम में ही निकलता है फूल, लिहाजा फूल गोभी का खाने योग्य भाग भी फूल ही होता है। तो इसका सही जवाब है पुष्प। ये बात भी बच्चों को ध्यान रहे कि ऊपर फल लिखा है, बहुत जल्दबाजी में फूल की जगह कहीं फल को ना टिक कर दें, क्योंकि यहाँ पर फूल की जगह उन्होंने पुष्प लिख रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसका सही जवाब है पुष्प। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आता है। ये कहते हैं कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है? ये भी कह सकते थे कम पड़ती है। तो आपको बहुत अच्छी तरह मालूम होगा कि काली मिट्टी जो है इसकी जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, लिहाजा इसमें सिंचाई की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। आपको याद भी होगा काली मिट्टी को कपासी मिट्टी, चरनोचम मिट्टी, नमी धारण करने वाली मिट्टी, ऐसे तमाम नामों से जाना जाता है। इसमें कुछ और विकल्प भी दिए हैं। आप देखिए जलोढ़ मिट्टी जो विकल्प दिया है, तो जलोढ़ मिट्टी की खासियत है कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है ये। जो लैटराइट मिट्टी है यह चाय और कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी है। और जो लाल मिट्टी है, आपको पता होगा कि लाल मिट्टी में जो आयरन है, आयरन की उपस्थिति सबसे अधिक होती है। तो कोई पूछे कि लाल मिट्टी का रंग लाल किस कारण होता है, आप बताएंगे आयरन की उपस्थिति कारण। तो फिलहाल ये प्रश्न जो था उसका जवाब काली मिट्टी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। जब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं कि रिकेट्स प्रायः होता है। अब ये तो सबको पता है कि रिकेट्स होता है, लेकिन अब जो विकल्प उन्होंने दिए उन विकल्पों को देख के बच्चा बहुत अधिक कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में आपको बता दूं कि रिकेट्स प्रायः बच्चों में होता है। तो इसका सही जवाब बच्चों है, क्योंकि इतने नज़दीक ऑप्शन थे जिनको देख के बच्चा पूरी तरह कंफ्यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है विटामिन शब्द किसने दिया? यानी ये जानना चाहते कि विटामिन की खोज किसने की। आपको बहुत अच्छी तरह याद होगा कि विटामिन की खोज भंक ने की थी। साथ ही साथ अन्य विकल्प जो मेंडल दिए हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल के विषय में आपने सुन रखा है, इन्होंने मीठी मटर पर प्रयोग किया था, आनुवंशिकता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। लुई पास्चर के विषय में भी आप जानते हैं। तो हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ पर होता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये टिपिकल क्वेश्चन कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब है कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है उज्जैन। उज्जैन में होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है? बच्चों को याद आ रहा होगा कि ये जब उनका पिछले समय पेपर हुआ, टेट का था या सुपर टेट का था, उसमें पूछा गया था कि पुष्कर किस राज्य में पड़ता है। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। साथ ही साथ आपको पुष्कर झील के विषय में भी याद होगा
कि पुष्कर झील भी राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। तो इस प्रश्न का जवाब अजमेर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से यातायात का साधन है, अगर आप इन पर निगाह डालें, रेल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन और उपरोक्त सभी, तो ये सभी यातायात के साधन है। तो इसका जवाब तो होगा उपरोक्त सभी। लेकिन पिछले समय आपको याद आ रहा होगा जब सुपर टेट का एग्जाम आपका हुआ तो उसने कहा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आपको मालूम होना चाहिए कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल परिवहन है। तो उस प्रश्न का जवाब था जल परिवहन। तो अगर पूछा जाए सस्ता साधन तो जल परिवहन, अदरवाइज ये सभी परिवहन के साधन हैं। पूछा जाए सबसे तेज परिवहन तो जवाब हो जाएगा वायु परिवहन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब था उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 10वां क्वेश्चन दिखाई देता है। कहता है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मालूम है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 में भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई से थाणे के बीच चली थी। डलहौजी जो भारत में हड़प नीति के लिए कुख्यात है, तो भारत में विकास में भी डलहौजी का बहुत अधिक योगदान है। इस डलहौजी की हड़प नीति के कारण ही 1857 का विद्रोह हुआ था। तो पहली रेलगाड़ी चलाने का श्रेय भी डलहौजी को ही जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात आती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात आती है कि भारतीय रेलवे कितने मंडलों में विभाजित है। आज की डेट में जब हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं तो भारतीय रेलवे 18 मंडलों में विभाजित है। हालांकि समय समय पर इनका जवाब बदल जाता है। अगर कभी कोई नया मंडल बना दिया जाए या किसी मंडल को समाप्त कर दिया जाए तो इस प्रश्न का जवाब बदल भी सकता है, लेकिन आज की डेट में 18 मंडलों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। आपको याद होगा कि सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, क्योंकि आदि मानव शिकारी जीवन जीता था। जब वह शिकार करके लाता था तो कच्चा मांस को खाता था, फिर पका के खाने लगा तो बचे हुए मांस और हड्डियों को वह फेंक देता था। तो जो कुत्ते होते थे वह उनके आसपास रहने लगे उस मांस को खाने के लिए। तो धीरे धीरे वह कुत्ता आदि मानव का पालतू पशु बन गया। तो पहला पालतू पशु कुत्ता था। बाद में वैदिक काल में आपने देखा होगा गाय का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसे अगन्या कहा जाता था। अगन्या अर्थात ना मारी जाने वाली। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। 13वां क्वेश्चन कहता है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी। तो यहाँ चूक पूछा है मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, इसलिए इसका जवाब बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई जो पहली फसल थी वह चावल ही थी। आपको याद होगा कोलडीवा में चावल की भूसी मिली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब चावल है। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 कहते हैं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि एलिफेंटा के जो गुफा मंदिर हैं वो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाए थे। ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 210 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। यह हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों की कलाकृतियां वहां पर बनी हुई हैं। तो एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों ने बनाई थी। बहुत अच्छी तरह से बच्चे जान लेते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन है चौथा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां आता है। कहते दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। इस प्रश्न का जवाब जरूरी नहीं मैं बताऊं, हर बच्चे को मालूम है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। यह वही लाल किला है जहां पर अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहा करता था। और आज जब भारत स्वाधीन हो गया है तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो वहीं पर फहराया जाता है। इसके बाद अकबर महान था। इसने भी बहुत सारे किले बनवाए, जिसमें आगरा का किला है, लाहौर का किला है, फतेहपुर सीकरी का किला है, इलाहाबाद का किला है। ये अकबर के द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध किले थे। सिकंदरा इसी ने बसाया जहाँ पर उसका खुद का मकबरा बना है। इसके बाद जहांगीर को आप देख रहे होंगे। जहांगीर भी बहुत प्रसिद्ध शासक था जिसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और कहाँ पर, इलाहाबाद में यमुना नदी के तट पर। शेरशाह सूरी को जानते हैं कि सूरवंश का बहुत प्रतापी राजा था जिसने हुमायूं को पराजित करके सत्ता ली थी और बाद में जो है कालिंजर के किले में युद्ध करते हुए वह मारा गया था। तो फिलहाल दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। आपको जवाब मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है
कि सबसे बड़ा महासागर है। तो जब आता है जवाब कि सबसे बड़ा महासागर है, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा। इसने कहा सबसे बड़ा महासागर, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कभी कभी इसी प्रश्न को घुमा के कहा जाता है कि वह कौन सा महासागर है जो ओ शेप का है, तो इसी को ओ शेप का महासागर कहा जाता है, प्रशांत महासागर। इसके बाद एक विकल्प दिया है अटलांटिक महासागर, तो ये अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर है। हिंद महासागर दिया है, एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, और ये आर्कटिक महासागर जिसको जो दक्षिणी ध्रुव के समीप मिलता है, बहुत अधिक ठंडा होता है। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो यहाँ चूंकि इसने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा है, तो हमें याद रखना होगा ये एंजल जलप्रपात है। सभी बड़ी परीक्षाओं में आया करता है, जैसे यूपीपीसीएस है और अन्य एक दिवसीय बड़ी परीक्षाएं जो महत्वपूर्ण एग्जाम है उनमें आया करता है। तो ये एंजल जलप्रपात है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात करते हैं। 18 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वर्तमान में दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जबकि इसी के साथ एक विकल्प दिया है गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। कभी दक्षिण की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में भूगोलवेत्ताओं ने इसका नाम बदल दिया है और गोदावरी वृद्ध गंगा हो गई, कावेरी दक्षिण की गंगा हो गई। तो इसका जवाब है कावेरी। क्वेश्चन नंबर 19 आता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है और यह गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हालांकि गंगा से अधिक लंबाई ब्रह्मपुत्र की है, लेकिन हमें ध्यान रहे कि भारत के क्षेत्र में यह मात्र 917 किलोमीटर ही बहती है। अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग अथवा गौरसप्पा जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है जोग अथवा गौरसप्पा जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। हर बच्चे को याद होगा कि कर्नाटक में बांदीपुर उद्यान है, तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। साथ ही साथ कर्नाटक में एक अन्य उद्यान है जिसको बन्नीर घाटा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, जो भारत में तितलियों के लिए एकमात्र उद्यान है। तो आपका इस प्रश्न का सही जवाब कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी की बात करें तो मुंबई को कहा जाता है। कॉटन उद्योग के लिए फेमस है। काली मिट्टी वाला क्षेत्र, कपास का उत्पादन बहुत अधिक होता है, लिहाजा यह सूती वस्त्रों की राजधानी कही जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है। इन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो चूंकि उसने सबसे बड़ी कृत्रिम झील कही है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो कि भाखड़ा नागल बांध के निकट बनी हुई है। इसके अलावा जो झीलें दी हैं आप जानते हैं, बुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है, और चिल्का झील उड़ीसा की लैगून निर्मित खारे पानी की झील है, जबकि सांभर झील राजस्थान की खारे पानी की झील है। इन सभी को आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 24 आया। अच्छा क्वेश्चन था, जिसने कहा भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जो कि भाखड़ा नागल बांध के पास हरके बराज नामक जगह से निकलती है और राजस्थान में हरित क्रांति के लिए ये उत्तरदायी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आता है चाइना मैन जो शब्दावली है वो किससे संबंधित है। हर बच्चे को मालूम है कि चाइना मैन क्रिकेट से संबंधित शब्दावली है, और भारत में कुलदीप यादव बहुत बड़े चाइना मैन प्लेयर कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। क्वेश्चन नंबर 26 कहा जाता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो बहुत कुछ बदल गया इस क्वेश्चन में। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है।
ऐसे ही एक और प्रश्न आता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। बेसिकली मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है जो कॉटन उद्योग के लिए बहुत अधिक फेमस था, लिहाजा उसी आधार पर जो भारत में कॉटन उद्योग के लिए है अहमदाबाद फेमस है, तो उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आता है, कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। बहुत बार यह क्वेश्चन पूर्व के सेटों में भी हम लोग रिपीट कर चुके हैं। एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, असम में है, बार बार पूछा जाता है, हर बार परीक्षा में इसके आने की संभावना बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। इन्होंने कहा कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इस प्रश्न का जवाब केरल होगा। जो केरल राज्य है वो काजू के उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कहता है कि सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है। आपको पता होगा कि मृत सागर की लवणता इन दिए गए विकल्पों में सबसे अधिक है। हालांकि लाल सागर भी बहुत अधिक लवणीय है, लेकिन मृत सागर की लवणता सबसे अधिक है। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन कहता है कि विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। तो चूंकि इन्होंने ताजे पानी की कही है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा सबसे बड़ी झील। तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील है, बहुत फेमस है। डल झील के विषय में आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस प्रकार ये आपका सेट था जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जब आप इसे पढ़ते हैं इसका डिस्कशन ध्यान से सुने, ताकि एक प्रश्न के साथ कम से कम 3 प्रश्न और आपको मिलते हैं, यानी एक सेट में 100 के आसपास प्रश्नों का आपको जवाब मिलता है। आप गौर से सुनेंगे, आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न सही होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।